अपने अंडर कर लिया। पहले ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं था, लेकिन बाद में ये सरकारी से कर दिया गया। और उन्होंने भारतीय बोर्ड कास्टिंग का संचालन किया, प्रसार भारती दूरदर्शन की बहन सेवा की स्थापना की। यहाँ पे देखिए सिस्टर सेवा इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका ये मतलब है, यहाँ पे जब रेडियो की शुरुआत होती है मुंबई और कलकत्ता में, यानी कि भारत में जब शुरुआत होती है, तो यहाँ पे धीरे धीरे ये सोचने जाने लगा कि हम कैसा क्या शुरू किया जाए कि जिसके बाद लोगों तक बातें जहाँ पे पहुँच पाए। अब देखिए प्रसार भारती, यहाँ पे प्रसाद लिख हो गया गलती से, तो यहाँ पे प्रसार भारती करिए। प्रसार भारती जो शुरू किया गया, ठीक है, ये दूरदर्शन के जैसा ही था लेकिन उससे थोड़ा सा अलग था। तो प्रसार भारती शुरू किया गया। 1936 में ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग जो सर्विस थी उसको बदला गया, फिर से ऑल इंडिया रेडियो किया गया। 1957 में आकाशवाणी सूचना मंत्रालय के अधीन है और शिक्षा और मनोरंजन सेवाएं प्रदान करता है। यानी कि देखिए जो आकाशवाणी है, ठीक है, वो किसके अधीन है? देखिए रेडियो पे आकाशवाणी आती है ना, वो गवर्नमेंट के अंडर है। सबसे पहले क्या आया था, ठीक है, सबसे पहले आकाशवाणी नाम का एक चैनल बनाया गया था वहाँ पे रेडियो पे। तो जो सबसे पहले वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताई जाती है ये सरकारी होता था पूरा। यानी कि 1957 में क्या हुआ, आकाशवाणी जो था, जो रेडियो में सबसे पहले चैनल था, वो सूचना मंत्रालय के अधीन किया गया। इसमें क्या होता था, इसमें शिक्षा के लिए और मनोरंजन के लिए यहाँ पे सेवाएं प्रदान होती थी, इन दोनों के लिए कार्य होता था। पहला प्रोग्राम 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा ब्रॉडकास्ट किया गया, ठीक है। आप देखिए कि 1927 में जब भारत में ये आता है, लेकिन उससे पहले जो पहला प्रोग्राम था 1923 में 23 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा इसे ब्रॉडकास्ट किया गया, ठीक है। तो आप ये जानिए कि 1957 में आकाशवाणी इनके अधीन था। नेक्स्ट है विविध भारती। 2 अक्टूबर 1957 में आकाशवाणी की ज्वलंत भारतीय सेवाओं को लोकप्रिय और संगीत और मनोरंजन के लिए शुरू किया गया था। विविध भारती आकाशवाणी की सबसे प्रसिद्ध सेवाओं में से एक था। यानी देखिए जो विविध भारती था वो आकाशवाणी की ही सबसे प्रसिद्ध सेवा थी। इनका नाम मोटे तौर पर विविध भारतीय के रूप में अनुवादित है और इसे वाणिज्यिक प्रसारण सेवा के रूप में भी जाना जाता है। यह एयर नेटवर्क का व्यावसायिक रूप से सबसे सुलभ और यह मुंबई और अन्य बड़े शहरों में लोकप्रिय है। यानी कि विविध भारती जो हैं वो कहाँ पे लोकप्रिय था, मुंबई और अन्य जो बड़े शहर हैं, दिल्ली वगैरह हो गया, यहाँ पे सबसे ये लोकप्रिय हो गया था। 1 नवंबर 1967 में विविध भारती सेवा में शुरू में विज्ञापन पेश किए गए। यानी कि देखिए सबसे पहले आकाशवाणी बनाई गई, आकाशवाणी भारत सरकार के अंडर थी। उसके बाद क्या था, जो विविध भारती को शुरू किया गया, विविध भारती को। तो 1957 में क्या हुआ, 1 नवंबर 1957 को यहाँ पे विज्ञापन पेश किए गए। नेक्स्ट है एफएम रेडियो, यानी कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अमेरिकन इंजीनियर एडविड आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा 1933 में आविष्कारित एफएम प्रसारण किया गया भारत में। यानी कि देखिए एफएम की शुरुआत किसने की थी, ये अमेरिका के इंजीनियर थे एडविड आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत में 6 जुलाई 1999 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग है, ब्रॉडकास्टिंग में निजी क्षेत्र के प्रवेश को मंजूरी दी। यानी कि देखिए कि पहले जो गवर्नमेंट थी उनका जो रेडियो था आकाशवाणी, लेकिन जब प्राइवेट रूप से जब देखिए एफएम बना तो 6 जुलाई 1999 को ही आया। तो इसे क्या किया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो भारत सरकार का है, उन्होंने क्या किया कि इसमें इसकी ब्रॉडकास्टिंग में निजी क्षेत्र को मंजूरी दे दी। अब देखिए जो एफएम है वो प्राइवेट है, यानी कि जब पहली बार यहाँ पे रेडियो आया था वो भारत सरकार के, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर था, लेकिन जब यहाँ पे एफएम आया वो प्राइवेट हो गया, तो सरकार ने उसको मंजूरी दे दी कि हाँ चलो इस एफएम में भी कि आप प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं। स्टेशनों के कुछ नाम देख लीजिए, जैसे विविध भारती, जागो मुंबई, रेडियो सिटी, बिग एफएम, रेडियो मिर्ची, रेडियो बॉली एफएम, एफएम रेनबो, माई एफएम। ये क्या है, ये एफएम के स्टेशन है। तो यहाँ पे जाके आप इनके जो चैनल हैं वो उनको सुन सकते हैं, ठीक है। तो एफएम रेडियो क्या है, ये प्राइवेट है और जो रेडियो था वो सरकारी था। तो इसकी डेट याद करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनके जो बनाने वाले हैं, जो इनकी खोज करता है, उनका नाम एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देखिए इसका एक क्वेश्चन आया था 2012 में, प्रसारण के लिए ऑल इंडिया रेडियो को वर्ष
में नामित किया गया था, यानी कि किस वर्ष में इसे नामित किया गया था? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट है टेलीविज़न। देखिए रेडियो के बाद अगर हम बात करें मास कम्युनिकेशन की, यानी कि जनसंचार की बात करें, तो यहाँ पे देखिए सबसे रेडियो के बाद बारी आती है टेलीविज़न की। भारत में 15 सितंबर 1959 में दूरदर्शन के रूप में टेलीविज़न की शुरुआत हुई। यानी कि भारत में जो टेलीविज़न था वो कब आया? 1959 में दूरदर्शन के रूप में आया। 1 जनवरी 1976 में टेलीविज़न सेवा रेडियो से अलग हो गई। यानी कि जो पहले टेलीविज़न, जो देखिए यहाँ पे जो दूरदर्शन था वो आपको बताया था ना कि जो दूरदर्शन था वो आकाशवाणी की सिस्टर, यानी कि जो बहन सेवा थी, सिस्टर सेवा थी। यानी कि पहले क्या था कि दूरदर्शन भी था और उसके साथ जो था आकाशवाणी को शुरू किया गया। ठीक है, अब देखिए कि जब टेलीविज़न जहाँ पे इंडिया में आता है तो उसकी वजह से क्या हुआ कि दूरदर्शन को अलग से कर दिया गया। आकाशवाणी का काम था यहाँ पे रेडियो का प्रसार करना, जबकि दूरदर्शन का काम यहाँ पे कौन सा रह गया था? टेलीविज़न के क्षेत्र को आगे बढ़ाना। अब देखिए 1 जनवरी 1976 में टेलीविज़न जो सेवा रेडियो से अलग हो गई है और 59 में ये टेलीविज़न जो आया था। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि भारत में टेलीविज़न कब आया था? 15 सितंबर 1959। 1982 में राष्ट्रीय टेलीकास्ट शुरू किए गए। उसी वर्ष 15 अगस्त 1982 को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण के लाइव टेलीकास्ट के साथ भारत में रंगीन टीवी पेश किया गया। यानी कि देखिए कि 1982 में राष्ट्रीय टेलीकास्ट शुरू किया गया। यानी कि जब हम बात करें यहाँ पे टेलीविज़न की, तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्या चीज़ दिखाई गई थी यहाँ पे 1982 में, देखिए यहाँ पे 15 अगस्त यानी कि जब हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है उस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी का भाषण आना था। तो वहाँ से क्या हुआ कि पहली बार जो टीवी था, जो टेलीविज़न था, वहाँ पे जो उनका रंगीन टीवी पेश किया गया। यानी कि जो उनका भाषण था वो रंगीन दिखाया गया टीवी पर। तो 17 सितंबर 1984 में चेन्नई और मेट्रो चैनल दिल्ली में शुरू किया गया। यानी कि 17 सितंबर को क्या हुआ? मेट्रो चैनल और चेन्नई जो शुरू किया गया यहाँ पे। भारत में 7 जुलाई 1984 को दूरदर्शन हम लोग में पहला टेलीकास्ट टीवी सीरियल था। यानी कि देखिए कि यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि अगर यहाँ पे टेलीविज़न आया था इंडिया में, सबसे पहले वहाँ पे प्रोग्राम कौन सा दिखाया गया था रंगीन में? तो वहाँ पे दिखाया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भाषण। तो अगर हम किसी सीरियल की बात करें, यानी कि किसी हम नाटक की बात करें, तो 7 जुलाई 1984 को हम लोग जो नाटक था वो पहली बार जो था दूरदर्शन पर दिखाया गया 7 जुलाई 1984 को। एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि इंडिया में सबसे पहला सीरियल कौन सा दिखाया गया टेलीविज़न पे? तो वो था हम लोग। प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 को भारत के स्वायत्त प्रसारण निगम के रूप में किया गया था। टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट यानी कि टीआरपी एक उपकरण है जिससे प्रोग्राम के लिए प्रदान किया जाता है और जिसे देखा जाता है और 30 दिनों में से सबसे अधिक औसत होता है। ब्रॉडकास्टिंग टीवी प्रोग्राम सिस्टम का पालन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे टीआरपी की बात होती है, कई बार सीधे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए कि टीआरपी की फुल फॉर्म क्या है? ये दिसंबर 2018 में भी क्वेश्चन आया था। तो देखिए ये जून में भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। टीआरपी की फुल फॉर्म है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे ये देखा जाता है कि एक महीने के अंदर अंदर जो सीरियल दिखाया जाता है या कोई चैनल है उसकी ग्रोथ कितनी है। ठीक है, यहाँ पे ये आता है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे देखिए भारत में NTSC यानी कि राष्ट्रीय टेलीविज़न मानक समिति को माना जाता है। देखिए पहले रंगीन टीवी ब्रॉडकास्टिंग प्रणाली है, यानी कि अगर हम बात करें जो रंगीन टीवी ब्रॉडकास्टिंग प्रणाली है, जो हमें हमारे कलर टीवी में जो हमारे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, ये कौन सी प्रणाली इस्तेमाल करते हैं? NTSC की, यानी कि राष्ट्रीय टेलीविज़न मानक समिति। उत्तर अमेरिकी प्रसारण टेलीविज़न मानक शुरुआती राष्ट्रीय टेलीविज़न मानक समिति के लिए खड़े हैं। इसका उपयोग उत्तरी अमेरिका में किया जाता है। आप देखिए कि यहाँ पे NTSC है, अमेरिका में क्या है? अमेरिका में PAL है, PAL। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। नहीं, यहाँ पे हाँ
देखिए एनटीएससी का प्रयोग जो भारत में भी होता है और ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, बर्मा, तो यहाँ पे भी एनटीएससी का ही इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट है पाल यानी कि फेज़ अल्टरनेटिंग लाइन। भारत में पाल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो एनटीएससी है ये रंगीन ब्रॉडकास्टिंग प्रणाली है, ये भारत में नहीं है एनटीएससी, ठीक है। ये कहाँ पे है? अमेरिका में। यानी कि अमेरिका में क्या है? एनटीएससी। पाल कहाँ पे है? यहाँ पे इंडिया में या भारत में। देखिए एनटीएससी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को खराब ट्रांसमिशन स्थितियों के तहत कलर टोन शिफ्टिंग सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि अगर हम बात करें कि एनटीएससी इंडिया में लागू क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए उसको कई सिस्टम जिसके ट्रांसमिशन हैं बहुत ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से वो अमेरिका जैसे देशों में ही है, लेकिन भारत में क्या है? पाल है। जो यूरोप की भौगोलिक और मौसम संबंधी विशेषताओं को देखते हुए एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। तो पाल और स्कैम को एनटीएससी समस्या के लिए पेश किया गया था। यानी कि इंडिया में जब कलर टीवी की शुरुआत करनी थी तो यहाँ पे क्या हुआ कि एनटीएससी लागू नहीं हो सका, यहाँ पे क्या किया? पाल को लाया गया। सिकम क्या है? फ्रेंच और एशियन प्रसारण टेलीविज़न मानक फ्रेंच सेक्शनल कपल में एक संस्मरण को संदर्भित करता है जो मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रंग प्रणाली के रूप में अनुवाद करता है। यहाँ पे देखिए सिकम क्या है? यहाँ पे क्या है कि जो रंग आते हैं, जो कलर आते हैं टीवी के, जो सीन कैसा है उसका कलर कैसा है, वो इसे संदर्भित करता है यहाँ पे। तो उसके कलर की एडजस्टमेंट यही करते हैं। ये एक एनालॉग रंग टेलीविज़न मानक है जो अन्य यूरोपीय, पाल और उत्तरी अमेरिका में एनटीएससी है। तो इनकी क्या है? ये कलर सेट करने का तरीका है टीवी में सिकम। दुनिया भर में एनटीएससी, पाल, सिकम के उपयोग में 3 मुख्य एनालॉग सिस्टम थे। अब डिजिटल टेलीविज़न में दुनिया भर में उपयोग में आने वाली 4 मुख्य प्रणाली है: एटीएससी, डीवीबी, आईएसडीबी, डीटीएमबी। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि एटीएससी, डीवीपी इनमें से क्या है? ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ें हैं कि दुनिया भर में अगर हम टीवी की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, तो उनके एनालॉग सिस्टम है कि उनके अंदर जो कलर टीवी के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं वो कैसे एडजस्ट होते हैं, तो वो इनसे ही एडजस्ट होते हैं। तो थोड़ी सी लैंग्वेज मुश्किल है, आपको मैं आसान भाषा में करा रहा हूँ कि ताकि आप इसे अच्छे से समझ में पाएँ। देखिए एनालॉग वीडियो और टेलीविज़न में शोर अभी भी प्रदर्शित होने वाला एक यादृच्छिक डॉट पिक्सल पैटर्न है जब कोई भी टेलीविज़न सेट के एंटीना द्वारा ट्रांसमिशन सिग्नल प्राप्त नहीं कर पाता। आप देखेंगे कि मान लीजिए कि टीवी में पहले क्या होता था कि अगर कोई प्रोग्राम नहीं दिखाया गया तो ऐसे डॉट डॉट से बने आते थे, तो वहाँ पे कुछ आवाज़ें आती थी पीछे से। तो ये क्या है कि ये एक सिग्नल ना प्राप्त होने की वजह से ऐसा होता था। चित्र पर रैंडम डॉट कवर जिसे स्नो कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक शोर का परिणाम है। यानी कि उससे क्या था? इलेक्ट्रॉनिक शोर होता था। इलेक्ट्रॉनिक शोर होने की वजह से क्या होता था कि स्क्रीन के ऊपर डॉट दिखाई देते थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि जो टीवी के ऊपर डॉट दिखाई देते हैं, साथ में आवाज़ आती है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्नो कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं स्नो। यानी कि टीवी पे कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा, सिर्फ आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो वो है स्नो। तो क्वेश्चन आता है कि टीआरपी की फुल फॉर्म क्या है? ये जून 2012 में क्वेश्चन था। तो आंसर है यहाँ पे इसका आंसर गलत है, इसका आंसर ए बताया गया है, तो ऐसा नहीं है। इसका आंसर यहाँ पे डी आएगा, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीवी दर्शकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला रेफरेंशियल फ्रेमिंग मीडिया को जोड़ता है। तो इसका आंसर है वास्तविकता। यानी कि जो टीवी पे दिखाया गया है उसका रेफरेंस जो है, ठीक है, यानी कि आपको जो टीवी में दिखाया जाता है आप उससे काफ़ी कुछ सीखते हो। ये जनसंचार का तरीका है। अगर आपको मान लीजिए वहाँ पे किसी फ्रीडम फाइटर की, किसी क्रांतिकारी की फिल्म दिखाई जाए, मूवी दिखाई जाए, तो आप उससे प्रेरित होंगे, तो आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट है सिनेमा। देखिए दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार को सिनेमा में जीवन काल योगदान के लिए 1969 में भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में स्थापित किया गया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि देखिए ये है कि 2019 में दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? तो उसका आंसर है श्री अमिताभ बच्चन। यानी कि अमिताभ बच्चन को देखिए अभी रिसेंटली 2019 में दादा साहब फाल्के जो अवार्ड मिला है, तो आपके पता होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बताइए कि अभी अभी 2019 में किसे जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है? तो है अमिताभ बच्चन। अब देखिए इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। क्यों हुई थी? जो दादा साहब फाल्के हैं, जो भारतीय सिनेमा के पिता है, उनके रूप में। देखिए सन 1913 में क्या हुआ था? देखिए भारत में पहली पूर्ण लंबाई वाली तस्वीर का यानी कि पिक्चर यानी कि फिल्म का निर्माण दादा साहब फाल्के द्वारा किया गया।
यानी कि दादा साहब फाल्के जो है वे ये भारतीय सिनेमा के पिता हैं, जिन्होंने सन 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम की एक फ़िल्म बनाई थी, मूवी बनाई थी, जो एक मराठी मूक फिल्म थी। यानी कि मराठी भाषा में थी, लेकिन मूक फिल्म थी। मूक का मतलब होता है जिसमें आवाज़ नहीं होती, यानी कि साइलेंट मूवी थी ये, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जिसे बनाया था दादा साहब फाल्के ने, जिसे भारतीय सिनेमा के पिता कहते हैं। तो उनके नाम से अवार्ड जो शुरू होता है 1969 में। नेक्स्ट है, देखिए, आलम आरा 14 मार्च 1931 को पहली भारतीय साउंड फिल्म थी। यानी कि देखिए, सबसे पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा 1931 में। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को वर्ष 1953 में सेंसर द्वारा सर्वश्रेष्ठ भारतीय सिनेमा के लिए सम्मानित किया गया। समारोह 10 अक्टूबर 1954 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ और पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया। ठीक है, यानी कि देखिए, उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने देखिए कि सबसे पहले क्या हुआ कि जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, ठीक है, उन्होंने प्रस्तुत किया पहला भारत का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। यानी कि जब भारत में देखिए फिल्म पुरस्कार जो आजकल देखिए अवार्ड शो होते हैं ना ऐसे, तो सबसे पहले जो फिल्म पुरस्कार था वो किसने शुरू किया था? 1953 में शुरू हुआ था सेंसर बोर्ड द्वारा। तो 10 अक्टूबर 1954 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी किया। यानी कि सबसे पहले देखिए कि सेंसर बोर्ड लेके आए, यानी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय लेके आए। तो 1954 में सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद ने इनका विज्ञान भवन जो दिल्ली है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया। 2014 में देखिए शशि कपूर, 2015 में मनोज कुमार, 2016 में काशीना थोनी, विश्वनाथ ये तेलुगु हैं। इनके लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। ठीक है, और 2019 में किसे मिला है? अमिताभ बच्चन को। तो आप ये याद रखिएगा। न्यूज़पेपर और न्यूज़ एजेंसी ये एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से जनसंचार होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि न्यूज़पेपर और न्यूज़ एजेंसी क्या करते हैं कि जनसंचार यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बातें पहुँचाते हैं। आप ये देखिए कि अगर आपको देश विदेश के बारे में जानना है, यानी कि आप अपने घर पे बैठे हैं, आपको जानना है कि बताइए कि पूरे इंडिया में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो उसके लिए आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको सब कुछ अखबार यानी कि न्यूज़पेपर और न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए पता चल जाएगा। अगर आप खबरें देखते हैं, अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। हम कह सकते हैं ना अपने घर पे बैठ के, आज दिल्ली में ये हुआ, आज पंजाब में ये हुआ, आज भारत में ये हुआ, आज अमेरिका में ये हुआ। तो किससे पता चलेगा? हम तो वहाँ पे गए नहीं, हमें पता चला न्यूज़पेपर से। तो चलिए, ये था इसका ओवरव्यू। देखते हैं। देखिए, 27 जनवरी 1780 में भारत का पहला अखबार कोलकाता में प्रकाशित हुआ। देखिए, क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में, बताइए कि न्यूज़पेपर जो सबसे पहले न्यूज़पेपर था वो कहाँ छपा था? तो वो छपा था कोलकाता में। यह इंग्लैंड में बंगाल गजट प्रकाशित जे हिक्की। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो जे हिक्की, जो इसे हिक्की गैजेट भी कहते हैं, ये उसके नाम से प्रकाशित था। तो कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले अखबार जो छपा था उसका नाम था, उसे हिक्की गैजेट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि सबसे पहला भारत में जो अखबार छपा था वो कलकत्ता में छपा था, तो उसे हिक्की गैजेट के नाम से जाना जाता है। आप यही याद रखिए। 1838 से सबसे पुराना मौजूदा अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशित रूप मुंबई से है। देखिए, अभी देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया अभी भी अखबार आता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1838 से। तो आप ये लगा सकते हैं कि अगर ये 2019 है तो आप ये लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है। ये 119 और 62, अगर आप इसे प्लस करेंगे तो 181, लगभग 180 साल पुराना ये अखबार है। सबसे अधिक संख्या में समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित हुए। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि सबसे ज़्यादा किस भाषा में अखबार छपे हैं? वो है हिंदी। ये कहते हैं ना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। तो देखिए, हिंदी जो यहाँ पे बोलने वाली आबादी बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे हिंदी में अखबार छपे हैं। वैसे तो सारे ही जो भाषाएँ हैं उनका जो 22 भाषाएँ दर्ज हैं हमारे 8वें शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो सबको महत्ता सबकी अपनी अपनी है। लेकिन हिंदी में क्या है कि प्रकाशित सबसे ज़्यादा हुए हैं अखबार। सन 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के दौरान प्रेस की सेंसरशिप लगा दी। देखिए, सेंसरशिप का यहाँ पे ये मतलब है कि कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ गलत नहीं लिख सकता। जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे था ना, अगर कोई अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ गलत लिखता था तो वो उनका अखबार बंद करवा देते थे।
तो ऐसा ही जब सन 1975 में, जब 1975 से 1977 यानी कि 2 साल का जब वक्त था, एमरजेंसी यानी कि आपातकाल का टाइम था, उस वक्त इंदिरा गांधी ने देखी थी कि सेंसरशिप लगा दी, सरकार के खिलाफ कुछ गलत नहीं छाप सकते थे। हिंदुस्तान समाचार 1948 में स्थापित किया गया था और यह भारत की एक बहुभाषीय समाचार एजेंसी है जिसने सभी प्रमुख भाषाओं में समाचार फोटोग्राफ जारी किए। देखिए, हिंदुस्तान जो समाचार है वो 1948 में छपा। यह भारत की बहुभाषीय समाचार एजेंसी है, यानी कि ये कई भाषाओं में अखबार छापती हैं हिंदुस्तान समाचार। इसने देखिए प्रमुख भाषाओं में क्या है, समाचार में फोटोग्राफ, यानी कि अगर आप कोई खबर पढ़ते हैं तो उसके ऊपर जो फोटो लगा होता है वो किसने शुरुआत की थी, हिंदू समाचार ने। पहले क्या था, पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो पहले सिर्फ खबरें छपती थी। तो बाद में क्या हुआ, 1948 में हिंदू समाचार ने साथ में फोटोग्राफ्स जो थे वो छापने शुरू कर दिए। पीत पत्रकारिता से तात्पर्य है अखबार के मालिकों ने लाखों अखबार बेचने के लिए कॉमेडी, रोमांस और अतिशयोक्ति का इस्तेमाल किया। देखिए यहाँ पे क्या है कि पीत पत्रकारिता यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका सिंपल सा ये मतलब बनता है कि अखबारों में तो हम नॉलेज तो लेते ही हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए, इनके मनोरंजन के लिए क्या है, वहाँ पे अखबारोर में चुटकुले छपने शुरू हो गए, जैसे आज भी छपते हैं। रोमांस और अतिशयोक्ति, इनकी कई चीज़ें ऐसी इस्तेमाल होने लगी जिससे हर एक वर्ग का जो बंदा है, जो व्यक्ति है, वो साथ में इनके साथ जुड़ने लग गया, ठीक है। तो देखिए उसमें अगर कॉमेडी है तो जिसने ये देखना हो, अखबार पढ़ने में रुचि ना हो खबरों में, तो वो ये पढ़ेगा, उसको धीरे धीरे इसकी आदत बन जाएगी, है ना। तो सॉरी, नेक्स्ट है देखिए, एक ऐसी शैली जो जानी मानी पत्रकारिता बन गई। देखिए बाद में ये क्या एक रिवाज बन गया, यानी कि इसको इस बीच में शामिल कर ही दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि यानी कि ये थोड़े समय के लिए था, तो बाद में कॉमेडी वगैरह को ये शामिल पूर्ण रूप से इसमें किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे येलो प्रेस भी कहा जाता है, जैसे इसे येलो प्रेस भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि येलो प्रेस किसे कहते हैं। येलो प्रेस वह है जिसमें क्या है कि सभी तरह की खबरें छपती हैं, जैसे कॉमेडी भी छपेगी, रोमांस भी छपेगा और सिंपल खबरें भी छपेगी, वो क्या है, येलो प्रेस वो कहलाएंगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं आसानी से, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए विलियम रैडोल्फ हर्स्ट, ये न्यूयॉर्क के जनरल थे, और जोसेफ पुल्तजर के बीच पहली बार 1890 के प्रसिद्ध पेपर युद्धों ने समाचार पत्र की सामग्री को बदल दिया और सनसनीखेज कहानियों द्वारा और ड्राइंग और कार्टून का उपयोग करके अधिक रोचक बना दिया। आप देखिए 1890 में क्या हुआ कि न्यूयॉर्क वर्ल्ड और न्यूयॉर्क जर्नल, ठीक है, ये क्या है, ये अखबारें हैं जिनके न्यूयॉर्क जर्नल के हेड कौन थे, विलियम रैडोल्फ हर्स्ट, और जोसेफ पुल्तजर जो थे वो न्यूयॉर्क वर्ल्ड के अखबार के मालिक थे। इनकी 2 अखबारें हैं, न्यूयॉर्क जर्नल और न्यूयॉर्क वर्ल्ड। तो इनके बीच में क्या है, पेपर युद्ध। पेपर युद्ध में क्या है कि अपनी अखबार को बेस्ट बनाने के लिए कि लोग उन्हीं की अखबार पढ़े, तो उन्होंने इसको बढ़िया बनाना शुरू कर दिया। दोनों ने क्या किया 1890 में कि जो समय खबरें छपती थी वहाँ पे कार्टूनों का, ड्राइंग का, कहानियों का उपयोग करने लगे कि ताकि लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो, लोगों की जिज्ञासा जागे अखबार पढ़ने में, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, आप इसे आसानी से ये देख सकते हैं। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय MCN UJC भोपाल में सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। भारत में मध्य प्रदेश की स्थापना 1932 में हुई थी। यह पत्रकारिता और जनसंचार के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय बना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश कब बना था, 1932 में, और पत्रकारिता और जनसंचार के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है, 99% चांस है, तो आप इसे देखिए। MJK मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर यानी कि MCRC जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये कौन सी है, ये कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर है। कलकत्ता विश्वविद्यालय, ये कोलकाता में है। संचार दर्शन के रूप में संदर्भित करता है और जो व्यक्ति और समुदाय के बीच के संबंध को उजागर करता है। देखिए संचार क्या है, दर्शन के रूप में संदर्भित करता है। दर्शन क्या है कि किसी चीज़ को समझना। देखिए मान लीजिए कि व्यक्ति, ये क्या है, व्यक्ति और समुदाय के बीच संबंध, यानी कि देखिए कि कोई व्यक्ति है, अब उसका समुदाय, अगर मैं यहाँ पे राज्य की बात करता हूँ, किसी राज्य की, अब देखिए कि किसी व्यक्ति का अपने राज्य के प्रति क्या कर्तव्य हैं,
तो कैसे पता चलेगा? अगर हम इस अखबार में कुछ जुड़ी ऐसी खबरें पढ़ लें तो पता चलेगा ना उससे। यानी कि एक व्यक्ति किसी समुदाय के साथ जुड़ा है, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बीजेपी के साथ जुड़ा है, वो कांग्रेस के साथ जुड़ा है, या किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि एक व्यक्ति किसी समुदाय के साथ जुड़ा है। अब उसके बीच में संबंध क्या है? हम पढ़ते हैं ना कि ये मंत्री कांग्रेस का है, ये मंत्री बीजेपी का है, ये मंत्री वो है, ये मंत्री ये है। तो हम ये पढ़ते हैं ये मंत्री है, जब जैसे आप अखबार पर देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा ये जैसे मान लीजिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री, साथ में लिखा होगा आप। तो ये क्या है? एक उनका नाम, एक उनका पद और एक उनका पार्टी का नाम। तो उनका उनसे क्या संबंध है कि वो अपनी पार्टी की क्या है, मुखिया हैं। तो ये बताते हैं कि व्यक्ति और बीच में क्या संबंध है। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि मैं दिल्ली की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली में ही हूँ, मैं पंजाब से हूँ। तो वैसे ही जस्ट आपको मैंने एग्जांपल देने के लिए ये बोला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए येलो जर्नलिज्म का शब्द का क्या तात्पर्य है, ये दिसंबर 2014 से क्वेश्चन आया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वाला। तो इसका आंसर है बी, पाठकों और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीखेज और अतिशोक्ति। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना कि वो कॉमेडी का इस्तेमाल करने लग गए, वो कुछ करने लग गए। आप देखिए इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए येलो का मतलब क्या है। आप देखिए कि येलो कलर है, आप देखिए स्कूल की बसें हैं वो भी येलो कलर की होती हैं। येलो इसलिए होता है, देखिए फ्रेंड्स, कि येलो कलर ना अपने आप हमें आकर्षित करता है। अगर आप सीधा भी देख रहे हो लेकिन आप पे साइड पे येलो कलर हो तो आपको वो वैसे ही दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, संचार माध्यमों जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल। ठीक है, टेली शॉपिंग यहाँ पे अगर शिपिंग लिखा हुआ है, मोबाइल टेलीफोनी के माध्यम से न्यू मीडिया के रूप में जाना जाता है। दिसंबर 2013 का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटरेक्टिव संचार। यानी कि अगर हम टेली शॉपिंग करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए अगर हम शॉपिंग करते हैं तो वो क्या है, वो इंटरेक्टिव संचार है, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है। आप देखिए अगर आप मार्केट से कोई चीज़ लेने जाते हैं, मान लीजिए कि आप यूजीसी नेट की मार्केट से बुक लेने गए, उसकी आपको अलग जो उसके लिए आपको अलग मन में होगा, लेकिन आप वही जो बुक है अमेज़ॉन से ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट या कहीं से भी ऑर्डर कर देते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी पे। तो ये क्या है, आपको ये होगा ना कि पहले मैं बाज़ार जाऊंगा, ये खरीदूंगा, कितना खर्चा आ जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे सस्ते में मिल रहा है, वो भी घर बैठे बैठे। तो ये क्या है, ये इंटरेक्टिव संचार है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बार बार आ सकता है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट है पोस्टल नेटवर्क। देखिए पोस्टल नेटवर्क, आजकल जो पोस्टल है वो आजकल ऑनलाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, जब से मेक इन इंडिया शुरू हुआ है, या जब से देखिए डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ है, तब से क्या है कि सभी काम ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। तो पोस्टल जो है, जिसको लोग पहले करते थे ना कि आप पोस्ट डाल दें तो उसके ऊपर इतना नहीं था। तो देखिए पोस्टल नेटवर्क क्या है कि पूरे इंडिया में अगर सरकारी काम जो है वो पोस्टल नेटवर्क के ज़रिए होता है। 1837 में भारत में आधुनिक डाक सेवा शुरुआत हुई। ठीक है, 1854 में या 1854 में पहला डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको लिख के बताया यहाँ पे। 1911 में एयर मेल सेवा शुरू की गई। एयर मेल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप पंजाब में हो तो आपने तमिलनाडु में कोई चिट्ठी भेजनी है, तो वो एयर मेल सेवा शुरू कर दी उन्होंने। यानी कि पूरे भारत में दूर दूर जैसे स्थान हो तो उसको क्या है, हवाई जहाज़ के जरिए चिट्ठी पहुंचाई जाती थी। ठीक है, 1972 में पिन कोड सिस्टम की शुरुआत हुई। देखिए पिन कोड होता है ना, वो 6 नंबर का होता है। फ्रेंड्स आप देखिए जो पिन कोड है वो 6 नंबर का होता है वैसे, लेकिन अगर हम मिलिट्री के पिन कोड की बात करें तो वो 9 नंबर का होता है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं, वो स्टार्टिंग भी 9 से ही होता है। अगस्त 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई। स्पीड पोस्ट बहुत जरिए आप हमसे स्पीड पोस्ट के जरिए मटीरियल भी मंगवा सकते हैं, मुझे याद आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, स्पीड पोस्ट विभाग 1931 से विशेष डाक टिकट जारी कर रहा है। देखिए बाहर कितने पटाखे बज रहे हैं, दिवाली का सीज़न है। ठीक है, तो चलिए, पिन कोड की फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये 1972 में पेश किया गया था। पिन कोड अंकों में कोड से 6 अंकों का उपयोग करता है। पहला अंक जोन अंकित करता है, अगले अंक उप जोन और पोस्टल सॉर्टिंग ज़िले को इंगित करते हैं। कि जो पहला अंक होता है
वो क्या है, वो जोन अंकित करते हैं कौन से जोन में है, कि नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कहाँ पे हैं। अप जोन करता है कि वो उसमें कहाँ पे है। पोस्टल सॉर्टिंग जिला, यानी कि वो कौन से ज़िले से हैं। और अंतिम के जो 3 अंक हैं वो ज़िले के अंतर्गत जो पोस्ट ऑफिस आता है उसे पहचानने की मदद करता है। तो देखिए नेक्स्ट है दूर संचार। देखिए दूर संचार मतलब कि टेलीफोन, कई बार दूरभाष भी लिखा होता है तो वो है टेलीफोन, ये है दूर संचार। ठीक है, तो देखिए 1881-82 में टेलीफोन सेवा पहली बार कोलकाता में शुरू की गई। और इस देखिए 1881-82 में पहली बार कलकत्ता में शुरू की गई, यानी कि अंग्रेज़ों के टाइम पे। 1913-14 में शिमला में पहली बार ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज शुरू किया गया था। भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड यानी कि ITI बेंगलोर एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो संचार, रेलवे और रक्षा विभाग में आवश्यक दूर संचार उपकरणों के उत्पाद में लगी हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL दूर संचार परिचालन विभाग और दूरसंचार सेवा विभाग की सम्मिलित और विलय इकाई है। देखिए इसमें क्या है, BSNL में DTO भी है और DTS भी है। इसे 1 अक्टूबर 2000 को लॉन्च किया गया। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी टेलीफोन है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, एयरटेल हो, जियो हो, आइडिया, कुछ भी हो, चाहे BSNL का ही हो, आपका जो हर कॉल है, हम कहते हैं ना कॉल की रिकॉर्डिंग हो रही है, आपका हर कॉल अगर हमारे भारत से कोई भी कॉल करेगा किसी भी नंबर से, किसी भी नेटवर्क से, तो वो जो कॉल है वो BSNL यानी कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड से होके जाती है। यानी कि जो सरकार है वो आपकी, वो वहाँ से जो सरकारी जो कंपनी है BSNL, वहाँ से आपकी कॉल होके गुजरेगी वहाँ से। ऐसा नहीं है कि आपने कॉल उठाया बस वो हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग होती है पूरी। ठीक है, तो तभी तो इनके अंडर है गवर्नमेंट के, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन कैसे कहाँ पे कैसे बात कर रहा है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो तभी इनकी कंपनियां जो इनके अंडर है, तो यानी कि सारी जो कॉल्स हैं वो इनके ज़रिए होके निकलती हैं। पहला मोबाइल फ़ोन भारत में पश्चिम बंगाल में के मुख्यमंत्री ज्योति बसु द्वारा दूर संचार मंत्री सुखराम को जुलाई 1995 में पेश किया गया। देखिए पहला फ़ोन किसे पेश किया गया था, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु द्वारा, यानी कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री ज्योति बसु, उन्होंने किसे दिया था, दूर संचार मंत्री सुखराम को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संचार का टेलीफोन मॉडल पहली बार के क्षेत्र में विकसित किया गया था। आंसर है सूचना सिद्धांत। इनकी संचार जो टेलीफोन है क्यों लगाया गया है, सूचना सिद्धांत के अकॉर्डिंग। देखिए नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट तो पता ही, आजकल कोई भी इंटरनेट के बिना तो रह नहीं सकता। जैसे मैं आपको वीडियो दूंगा तो आप इंटरनेट के ज़रिए ही चलाओगे इसको। तो इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा क्रांति ला दी है। आजकल एक अच्छी तरह से डिजिटलाइजेशन शुरू हो चुका है। आपको कहीं पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप वीडियो देखते हो आपकी तैयारी हो जाती है। घर बैठे बैठे आप अच्छे टीचर से पढ़ सकते हो। तो देखिए अमेरिका के वर्चस्व वाली दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क भारत में 15 अगस्त 1995 से राज्य के स्वामित्व वाली यानी VSNL, देखिए वो BSNL है, ये VSNL यानी कि विडनेक संचार निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध था। यानी कि देखिए अमेरिका की वर्चस्व वाली दुनिया, अमेरिका में देखिए जो शुरुआत हुई थी इंटरनेट की। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जो शुरुआत हुई थी तो भारत में 15 अगस्त 1995 में, ठीक है, जो नेट आया था वो BSNL के जरिए आया था। भारत में 1986 में शिक्षा अनुसंधान नेटवर्क यानी कि अर्नेट का इंटरनेट लॉन्च किया गया। यानी कि देखिए भारत में सबसे पहले जो अनुसंधान जो नेटवर्क है वो कौन सा था, वो अर्नेट था, यानी कि इंटरनेट नहीं था, वो अर्नेट का इंटरनेट था। दुनिया भर में इंटरनेट का उपयोग और सभी कंप्यूटरों के खुले नेटवर्क के लिए खड़ा है और बिना किसी प्रतिबंध के लिए खुला है। यानी कि देखिए दुनिया भर में कोई भी इंटरनेट का इस्तेमाल उपयोग कर सकता है। ठीक है, इंट्रानेट भी इंटरनेट का रूप है। देखिए इंटरनेट के बहुत सारे रूप हैं जो आगे हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में करेंगे। इंटरनेट है, इंट्रानेट होता है और इथरनेट होता है, तो काफ़ी होते हैं। इंटरनेट भी एक इंटरनेट का रूप है, लेकिन इसका उपयोग लोगों के एक विशिष्ट समूह द्वारा नहीं किया जाता है, समूह के बाहर के लोगों के लिए नहीं खुला जाता। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या इंटरनेट जो है, इंटरनेट वो केवल कुछ खास लोग ही इस्तेमाल करते हैं, तो सभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सभी लोग इसका इस्तेमाल करेंगे इंटरनेट का कौन उपयोग करेगा, जो कुछ खास लोग हैं। यह एक निजी स्थान है, आमतौर पर एक व्यवसाय के भीतरी और कर्मचारियों के, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, वहाँ पे क्या है कि अगर कंपनी वाले ही उसका उपयोग करें तो वो लगाएंगे इंट्रानेट।
इंटरनेट क्या है जो सभी के लिए जो खुला है, लेकिन जो इंटरनेट है वो किसी कंपनी के लिए है। यहाँ पर एक्स्ट्रानेट भी अनिवार्य रूप से इंटरनेट और एक इंटरनेट दोनों का एक संयोजन है। ठीक है, देखिए एक एक्स्ट्रानेट है जो किससे बना है, इंटरनेट और इंटरनेट दोनों से। एक इंटरनेट की तरह एक्स्ट्रानेट जो केवल कुछ बाहरी व्यक्तियों